लास्ट क्लास में क्या पढ़ा रहे थे हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे थे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फैराडे के टर्म में कैसे डिफाइन किए थे, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया परपेंडिकुलर टू इट। नहीं नहीं, गलत डेफिनेशन है अगर कहीं सुने हो तो फैराडे के टर्म में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया रिप्रेजेंट्स, नॉट इक्वल टू, रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैसे बोलते हैं कि फ्लक्स हर वेक्टर क्वांटिटी के साथ एसोसिएटेड होता है। अगला चीज क्या बताया था, जल्दी से बताओ। गॉस के टर्म में ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू बताएंगे, भाई मैथमेटिशियन है अपने, है ना। तो फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी ए, है ना, वेर ई इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए ओवर द मैथमेटिकल सरफेस। फिर इसमें क्या क्या बताए थे, क्या डी एरिया वेक्टर, क्या एरिया वेक्टर होता है? बिल्कुल होता है। डी ए क्यों लिए थे, इसका 2 रीजन दिए थे, याद आ रहा है? बड़ा होने पे आप उसका डायरेक्शन सही से डिफाइन नहीं कर पाओगे, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह वेरी कर सकता है, तो इसीलिए हम डी ए डिफाइन किए थे। अगला चीज क्या था, ई इंटू ए क्यों किए थे? ई इंटू ए क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को। अरे करेगा, क्योंकि जो सेकंड पॉइंट था वो क्या था, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया। अरे आ जाएगा ना, फ्लक्स, है ना कि नहीं। फिर डॉट प्रोडक्ट क्यों लिए थे? क्यों? क्योंकि वही पॉइंट याद करो, सेकंड पॉइंट, एरिया कैसा था? परपेंडिकुलर, है ना, है ना। फिर उसको समझाए हुए थे कि एरिया का वही कंपोनेंट काम का है जो आपके फील्ड के अलोंग है कि परपेंडिकुलर? अलोंग बोलना चाहिए। परपेंडिकुलर तो एरिया, लेकिन एरिया वेक्टर जो है वो फील्ड के अलोंग है। तो एरिया का वो कंपोनेंट लेने का जो फील्ड के अलोंग हो। कोई दिक्कत? फील्ड लाइंस नहीं, फील्ड के अलोंग। समझ में आया? यहां तक का सारा बात कर लिए थे हम लोग अच्छे से, ठीक है। अच्छा, चल अब एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भले ही देखने में एकदम आसान लग रहा हो लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन। अच्छा, सब एरिया ऐसे है, सब एरिया इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और फील्ड बोर्ड के प्लेन में है। सारा का सारा फील्ड किधर है? बोर्ड के प्लेन, ठीक। तो ये एरिया 2 मीटर स्क्वायर का है और यहाँ पे 4n फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, 60 डिग्री एंगल बनाते हो। मतलब ये अगर एरिया वेक्टर है तो फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे 60 डिग्री एंगल बना रहा है ऐसे, ठीक है, सब ऐसे जा रहा है। फील्ड लाइन्स 4n फील्ड लाइन्स क्रॉस कर रहा है, और इस एरिया वेक्टर को भी परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है, लेकिन 4n फील्ड लाइन्स। यहाँ पे फील्ड लाइन्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है कि ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 4 न्यूटन वोल्ट पर मीटर यूनिट होता है, आगे बता देंगे, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, न्यूटन पर कूलम भी होता है और वोल्ट पर मीटर, ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर है, तो इसी पे बात करेंगे, ठीक है। और आगे है कि एरिया वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे, वो कितना है? 4 वोल्ट पर मीटर, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। कोई दिक्कत? पूरे एरिया पे यही है, ये मत समझना कि एक पॉइंट पे है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उस पूरे एरिया पे। तो आपको क्या क्या बताना है? फाई ए फाई बी, फ्लक्स थ्रू ए फ्लक्स थ्रू बी, फ्लक्स थ्रू ए बटा फ्लक्स थ्रू बी का रेशियो, फ्लक्स थ्रू सी फ्लक्स थ्रू डी, फ्लक्स थ्रू सी बाय फ्लक्स थ्रू डी का रेशियो, ई ए ई बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, ठीक है। अच्छा, वो तो दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी, ये तो दिया हुआ है ना। तो ये निकाल के क्या करोगे? ये तो ऐसे, तो ये निकाल लेना, ये बटे ई बी, ठीक है। कोई दिक्कत?
जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से। देखो सबसे पहले तो फाई ए और फाई बी कैलकुलेट किया नहीं जा सकता, ठीक है। फैराडे कैलकुलेट करना बताए कहाँ था, रिप्रेजेंट, तो इसका कैलकुलेशन तो होगा ही नहीं, ठीक है। हाँ ये बोल सकते हो कि फाई इज 4 रिप्रेजेंट नॉट इक्वल टू, इट्स रिप्रेजेंटिंग, इक्वल टू तो हो ही नहीं सकता। अरे फैराडे क्या बोले थे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। तो फिर रिप्रेजेंट्स और इक्वल टू में अंतर है भाई, इक्वल टू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, समझ में आया। तो फाई बी तो कैलकुलेट होगा ही। फाई बी अगेन, फाई बी रिप्रेजेंट्स 4n, क्यों, इसको फर्क ही नहीं पड़ता। फैराडे क्या बोले थे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया, कहीं पे परपेंडिकुलर या एंगल का चर्चा था, तो क्यों ये 60 डिग्री में कंफ्यूज हो रहे हो, है ना। हाँ फाई बटा फाई बी आप लिख सकते हो, अब बोलोगे सर ये कैसे, अबे रेशियो तो डिफाइन कर ही सकते हैं ना। हे भगवान, ये भी फ्लक्स 4n है को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी फ्लक्स 4n को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों की जगह पे फ्लक्स का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम आपको बार बार बोल रहे थे फैराडे में कंपैरिजन कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आने वाला, समझ में आया। अरे कुछ हो ना आया, आ गया ना। अच्छा ठीक, ये और ई बी बताओ। अच्छा फाई सी और फाई डी, फाई सी आसान है, देखो फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 4 वोल्ट पर मीटर है पूरे पे हर जगह, तो मतलब समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ना, मैग्नीट्यूड में क्या है, कांस्टेंट है, बिल्कुल तरीके से बनाना सीखो। तो फाई सी बराबर लिखोगे इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई, डीए का मैग्नीट्यूड डीए। अच्छा यहाँ पे अगर यहाँ पे कहीं पे एक डीए वेक्टर लोगे तो डीए वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, 0 या 180, है ना। तो हम जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी को प्लस ले लेते हैं, मेरी मर्जी। हम आपको सिखा चुके हैं कि फ्लैट एरिया में, ओपन सरफेस में किसको प्लस लेना है वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ पूरे सवाल में फिर वैसे ही चलेगा, ये नहीं कि आधा में इसको प्लस आधा में इसको प्लस। तो हर जगह कहीं पे भी देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड 4 वोल्ट पर मीटर और एरिया वेक्टर भी उधर ही है, तो हर जगह एंगल क्या हो जाएगा, 0, तो कॉस 0, तो फाई सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल तरीके से बना रहे हैं, अदरवाइज आप तो सीधा सीधा गुना भी कर सकते थे, ठीक है। तो फाई सी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है बाहर ले लो, ये कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 4, और डीए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अरे सारा डीए 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 वेक्टर नहीं जुड़ रहा है यहाँ पे डीए मैग्नीट्यूड जुड़ रहा है, क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट में ई का मैग्नीट्यूड डीए का मैग्नीट्यूड है ना। तो सारा डीए 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 मिलके क्या हो जाएगा, पूरा एरिया। तो ये कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, अरे होगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 वोल्ट मीटर। यूनिट भी साथ साथ याद रखते जाना तो काम होता चला जाएगा। देखना यूनिट गड़बड़ नहीं लिखे है ना, सोच लेना, फिर हम ठोक देंगे, ठीक है ना। चल अब इसी तरह इसमें करोगे तो सारा काम वही होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 60, अब हम नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट मीटर, ठीक है ना। तो फाई सी फाई डी मिल गया, फाई सी फाई डी का रेशियो 2, फाई सी फाई डी का रेशियो 2, अरे फाई सी फाई डी का रेशियो 2, फाई सी फाई डी का रेशियो 2। अगला सवाल है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ,
नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, ना तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं ना बी पे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या बोलता है, फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय, इज नॉट इक्वल टू, इज represented by number of field lines crossing the area perpendicular to it। तो अच्छा यहां पे देखो फील्ड लाइंस कैसे इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहां पे हम ये जरूर लिख सकते हैं कि EA 4N बटा 2, नहीं, दो का वो कंपोनेंट जो फील्ड के अलोंग हो, अरे परपेंडिकुलर टू इट होगा ना, तो इसका वही वाला लोगे ना जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा, पिछले क्लास में सिखाए हैं। अरे हम फ्लक्स की बात नहीं कर रहे हैं, बट ये तो सिखाए हैं ना कि एरिया का कंपोनेंट कैसे लेते हैं। अरे भगवान, तो ये एरिया इधर कितना है 2 मीटर, उसका लेना है इधर 60, तो 2 cos 60, तो 2 cos 60 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय 1। क्या ये 4N के इक्वल है इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, 4N मीटर स्क्वायर लिखना चाहिए, 4N पर मीटर स्क्वायर है ना, अरे नीचे में मीटर स्क्वायर है ना, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 4N पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है, नहीं, रिप्रेजेंट कर रहा। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, एक ही बोर्ड में हम सारा बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इक्वल टू होगा, नहीं नहीं, ये तो पूरा का पूरा फील्ड, ये एरिया फील्ड के परपेंडिकुलर ही है, तो सीधा सीधा क्या लिखोगे 4N बाय 2 मीटर स्क्वायर है ना, यानी EB क्या हो जाएगा 2N पर मीटर स्क्वायर, 4N पर मीटर स्क्वायर। क्या ये इक्वल है, नहीं। क्या हम इन फील्ड को कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये बटा EB क्या हो जाएगा, अरे ये बटा EB क्या हो जाएगा 4/2, तो 2 हो जाएगा ना। तो ये सारा पॉइंट अगर समझ में आ गया तो आपको फैराडे और ये गॉस दोनों समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अगर नहीं समझ में आएगा तो पंगा होगा, ठीक है। तो कहीं पे कोई डाउट है तो पूछो, कहीं पे कोई डाउट है तो पूछो। किसमें, ये वाला में। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दूसरा पॉइंट है वो क्या बोलता है, फील्ड का दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया परपेंडिकुलर टू इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। रिप्रेजेंट्स नॉट इक्वल टू, इसलिए 3 लाइन दिए हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितना है, लाइन है 4 है ना, लेकिन एरिया का वो कंपोनेंट लेना है जो फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि याद करो वहां पे जहां पे हम फील्ड स्ट्रेंथ की बात किए थे पॉइंट नंबर 2 में, वहां पे एक पॉइंट 4 था जिसका फील्ड लाइन ऐसे गुजर रहा था, अरे है ना, और एक स्फीयर लिए थे, ये तो हर जगह परपेंडिकुलर ऑलरेडी था, तो वहां पे पंगा नहीं आया था। लेकिन यहाँ पे देखो एरिया वेक्टर किधर है, इधर, और फील्ड लाइंस किधर है, इधर। तो एरिया का कौन सा कंपोनेंट लेना है, जो फील्ड के परपेंडिकुलर है ना, तो इसका ये कंपोनेंट ऐसे प्रोजेक्टेड एरिया। तो ये कंपोनेंट का मतलब हो गया कि अगर एरिया वेक्टर ये है, ये 60 वाला, और इसका ये कंपोनेंट लेना ये है ना, तो ये बेसिकली हो जाएगा a cos 60। कुछ नहीं समझ में आ रहा, अरे होगा ना, पिछले क्लास में बताएं, नहीं याद है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम जैसे बोलते हैं कि पिछले क्लास में हम बताएं, नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं कर सकते, तो तुम यही बोलते हो हर बार, समझ गए। किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो पूछ लो। फैराडे कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, हमेशा रिप्रेजेंट करेगा, है ना। हाँ, कंपैरिजन अलाउड है। समझ में आया, अरे समझ में आया पक्का,
तो जल्दी से सब चीज़ नोट करो और सब चीज़ लिखो। क्यों ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ऐसा लिख लोगे ना तो घर पे कुछ नहीं याद रहेगा। लिखो कि फाई भी क्यों कैलकुलेट नहीं हो सकता है, ई भी क्यों कैलकुलेट नहीं हो सकता है, क्यों यहाँ पे एरिया का कंपोनेंट लेना पड़ा, और क्यों फ्लक्स में एरिया का कंपोनेंट नहीं लेना पड़ा। फ्लक्स में एरिया का कंपोनेंट लिए क्या, सीधा सीधा लिखा 4n इसमें 4n इसमें, इक्वल टू नहीं, रिप्रेजेंटेशन में ही समझ में आ रहा, क्योंकि फ्लक्स में उन्होंने सीधा सीधा बोला था कि इट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया, बात खत्म। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया, खत्म। कुछ नहीं समझ में आया, पक्का? तो लिखो। देखो अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। तो क्लोज्ड सरफेस में याद रखो, हम आपको उस दिन भी बताए थे कि क्लोज्ड सरफेस में जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा ना। यहाँ पे अगर एरिया वेक्टर लेते हो तो ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। दुनिया के सारे बड़े लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने यही डिसाइड किया, तो आपको भी यही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर रहा है, ये क्लोज सरफेस है, मान लो अंडा, एक अंडा जैसा सरफेस है, ठीक है। अब अंडा मत सोचना कि सर अंडा से लाइन कैसे गुजार रहा है, फील्ड लाइन गुजर रहा है एक मैथमेटिकल क्लोज सरफेस, ठीक है। ये फील्ड लाइन ऐसे गुजर रहा है, इधर से आ रहा है और इधर से निकल रहा है, अंदर भी है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से सुनो। जहां पे फील्ड लाइन, अच्छा फील्ड लाइन जो होता है, ये ध्यान से सुनना, फील्ड लाइन के टेंजेंट के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हम 3 पैच लेते हैं, एक पैच यहां लेते हैं एरिया का, ठीक है, एक पैच एरिया का यहां लेते हैं, तो मेरे हिसाब से यहां पे एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा, अरे होगा, मान लेते हैं A1, ठीक है, DA1, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा आप ही बताओ। टेंजेंशियल, तो स्ट्रेट लाइन के टेंजेंट तो इधर ही होगा, E1। अच्छा गौर से देख के बताओ, आप ही गौर से देख के बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है कि क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। यही नहीं, जहां जहां फील्ड लाइन इंटर कर रहा है वहां वहां देखना परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। यानी जहां जहां फील्ड लाइन इंटर कर रहा है ना, वहां पे फ्लक्स कैसा है? निगेटिव होगा। कैसे? क्योंकि फ्लक्स हम डिफाइन किए हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डीए, और डॉट प्रोडक्ट में जब भी कॉस थीटा में ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो फ्लक्स कैसा होगा? निगेटिव होगा। अरे होगा, समझ में आया? मतलब फील्ड लाइन जहां जहां इंटर कर रहा वहां वहां फ्लक्स निगेटिव, और फील्ड लाइन जहां जहां सरफेस को क्रॉस करके बाहर आ रहा आउटवर्ड फील्ड लाइंस, वो सब कैसा हो जाएगा? वहां फ्लक्स। यहां सब जगह फील्ड लाइन पॉजिटिव होगा भाई गधा, यहां एरिया ऐसे आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा तो एक्यूट एंगल आएगा। और जहां जहां फील्ड लाइन जस्ट टच करके गुजर रहा है वहां पे एरिया वेक्टर इधर आएगा और फील्ड वेक्टर इधर आएगा, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 90। अबे जहां सिर्फ टच करते हुए गुजर जाएगा सरफेस को, वहां पे एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 90। तो वहां से फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। तो मतलब किसी सरफेस को, क्लोज सरफेस को अगर कोई फील्ड लाइन क्रॉस करके अंदर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है, तो कैसा फ्लक्स होगा? निगेटिव फ्लक्स। और आउटवर्ड पॉजिटिव। तो इनवर्ड फ्लक्स हम लोग क्या लेते हैं? निगेटिव। आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव। समझ में आया? जहां फील्ड लाइन इंटर कर रहा है वहां फ्लक्स निगेटिव होगा, और जहां फील्ड लाइन एग्जिट कर रहा है वहां फ्लक्स पॉजिटिव होगा, और जहां फील्ड लाइन जस्ट सरफेस को टच करते हुए निकल जा रहा वहां पे फ्लक्स 0 होगा। कोई दिक्कत? पक्का? अरे हाँ ना बोल, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो।
चल एक सवाल करो, फिर उससे और आगे बात करेंगे। पहला कि एक क्यू चार्ज है, ठीक है, और वो एक स्फेयर के, एक स्फेरिकल सरफेस के, स्फेयर नहीं ऐसे बोलो, एक स्फेरिकल सरफेस के बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ। कहाँ रखा हुआ? सरफेस के सेंटर पे रखा हुआ। ठीक है सर, स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे रखा हुआ, क्या किया जाए? तो आपको बताना है, अच्छा इस स्फेरिकल सरफेस का जो रेडियस है वो r है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस q चार्ज के कारण इस स्फेरिकल सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना होगा। जब भी टोटल फ्लक्स की बात करें तो आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होगा और इनवर्ड निगेटिव होगा, तो दोनों का सम हमको चाहिए टोटल, है ना। तो आपको बताना सीधा सीधा टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो जल्दी से ट्राई करो। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फ्लक्स निकालना है, तो हमको ई डॉट डी ए चाहिए। यहाँ से r दूरी पे कहीं पे भी चले जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। कितना होगा? r² होगा। और यहाँ पे एक छोटा सा एरिया वेक्टर dl हो गया ऐसे, तो वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। और एक स्फेयर है तो स्फेयर का डी ए वेक्टर तो रेडियल ही होगा ना, अरे होगा ना। इसी तरह कहीं पे भी जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड KQ/r² ही होगा, होगा। चल ये स्फेयर है, सर्कल मत समझना पहली बात। तो जो फ्लक्स लिखेंगे वो फ्लक्स हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए ओवर द होल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई, डी ए का मैग्नीट्यूड डी ए, और हर जगह दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? हर जगह 0, तो cos 0, cos 0 दैट इज 1। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, तो क्या लिख सकते हो इसको? KQ/r², तो Q/4πε0 r² इंटू इंटीग्रेशन dA। अच्छा ये dA वेक्टर नहीं है, ये एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर, ये तो मैग्नीट्यूड है सिर्फ। तो सारा dA जोड़ोगे तो क्या आएगा? स्फेयर का एरिया। स्फेयर का एरिया क्या होता है? Q/4πε0 r² इंटू 4πr²। तो ये 4πr², 4πr² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फ्लक्स बचेगा Q/ε0। ठीक है, अब हम टाइम नहीं देंगे क्योंकि लगे हाथ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। ठीक है, ये सब लिख लो और हम अब लिख देते हैं गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ ये बोलता है, ये गॉस लॉ वैलिड किसके लिए? देखो तो गॉस लॉ हमेशा वैलिड है, पहली बात गॉस लॉ वैलिड हमेशा है, लेकिन हम हमेशा यूज कर पाए ये जरूरी नहीं है, ये याद रखिएगा। हम कुछ सिमेट्रिकल कंडीशन में ही यूज कर पाएंगे। सिमेट्रिकल कंडीशन क्या होता है उस पर आगे चलेंगे, लेकिन पहले ये सुनो, गॉस लॉ हमेशा वैलिड है, गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड। ठीक है, गॉस लॉ क्या बोलता है कि मान लो एक क्लोज्ड सरफेस है, सबसे पहला वर्ड क्या है? क्लोज्ड सरफेस, नॉट फॉर ओपन सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। एक क्लोज्ड सरफेस में कुछ चार्ज अंदर रखा हुआ, मान लो Q1 रखा हुआ है, Q2 रखा हुआ। अच्छा इसका साइन कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। Q4 बाहर रखा हुआ है, Q5 बाहर रखा हुआ है, Q3 अंदर रखा हुआ, इस सरफेस के अंदर रखा हुआ। ठीक है, तो गॉस लॉ बोलता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस, ऐसा दिखाया जाता है।
ई डॉट डी ए। ध्यान से सुनना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस, ये क्लोज सरफेस दिखाने का तरीका, ठीक है। तो जब भी गॉस लॉ अप्लाई करना होगा तो सरफेस कैसा होना पड़ेगा, क्लोज। सरफेस फिजिकल होना जरूरी नहीं है, इसको ऐसे ही बोलते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड मैथमेटिकल सरफेस। सरफेस रियल हो ऐसा जरूरी नहीं है, फिजिकल सरफेस हो जरूरी नहीं है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू टोटल इनक्लोज्ड चार्ज। इनक्लोज्ड मतलब जो अंदर है, जो अंदर है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यह है गॉस लॉ, और इसको मैक्सवेल इक्वेशन में जगह मिला है। क्योंकि ध्यान से देखो, इसमें जो कांस्टेंट है वो अकेला कांस्टेंट है, इसमें ऐसे नहीं है कि इंपेरिकल फार्मूला की तरह दो चार कांस्टेंट मिला के काम चला लिए, है कि नहीं है। अकेला कांस्टेंट देखो एप्सिलॉन नॉट, विच इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ आवर यूनिवर्स। याद है ना, अपने यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कांस्टेंट में से एक है। और अगर हम बोलें ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो ये स्पेस टाइम फैब्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो को रेसिस्टेंस ऑफर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फैलने में जो रेसिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है। आप लोग मत बोलिएगा, ठीक है, ये आप लोग के लिए नहीं, ठीक है। तो अच्छा, अगला बहुत इंपॉर्टेंट बात और बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। बहुत सारे किताब में इसका प्रूफ दिया हुआ है, बहुत सारे किताब में इसका प्रूफ दिया हुआ है, बट मेरे हिसाब से, ध्यान से सुनना, वो प्रूफ सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तक ही वैलिड है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, ये मत बोलना कि सही गलत बता दी, हम बहुत नाप तौल के बोल रहे हैं। वो प्रूफ सिर्फ कहां तक वैलिड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तक। लेकिन गॉस लॉ सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तक लिमिटेड नहीं है, ये हमेशा वैलिड है। इसका कहने का क्या मतलब है पता है, मतलब इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता। हम जैसे न्यूटन्स लॉ बोले थे तो आप प्रूफ मांगे थे, उसी तरह इसका कोई प्रूफ नहीं है रियलिटी में। तो प्रूफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, प्रूफ दिया हुआ है एचसी वर्मा में। तो वो जो प्रूफ है ना, वो एक तरह से उसमें क्या किया है कि कूलम्स लॉ को बेसिक माना। क्या माना है, कूलम्स लॉ को बेसिक मान के उससे गॉस लॉ डिराइव किया। तो वो अगर वैलिड भी है तो कहां तक वैलिड है, इलेक्ट्रोस्टैट तक। इलेक्ट्रोस्टैट से बाहर वो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट का फंडा यूज किया। पहला चीज ध्यान से सुनना। दूसरा चीज, कूलम्स लॉ फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल खुद गॉस लॉ है। तो आप कूलम्स लॉ को फंडामेंटल लेके गॉस लॉ कैसे डिराइव कर सकते हो भाई? जब मैक्सवेल इज्जत दिए ही नहीं कूलम्स लॉ को, तो आप कौन होते हो कूलम्स लॉ को फंडामेंटल मान के गॉस लॉ डिराइव करने वाले, है ना? तो ये गॉस लॉ है, कहीं कहीं गॉस थ्योरम लिख देता, नहीं, ये गॉस लॉ है और इसका कोई प्रूफ नहीं है। और उसका दूसरा रीजन ये है कि यहां पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दिस इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। स्टार्टिंग में हम बात किए थे, देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, वो फील्ड जो एक स्टेशनरी चार्ज क्रिएट करता है ना। और फिर बोले थे कि ईएमआई के लास्ट में पढ़ेंगे कौन सा, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है, ये कौन सा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी है और ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी है। दोनों का सम है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल। दोनों का सम ही नहीं बोलना चाहिए, सीधा बोलना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो दिस इज नॉट लिमिटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो भाई आपको तो ये आता भी नहीं है अभी, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो आप कैसे प्रूफ कर दोगे इसको? अरे कैसे प्रूफ कर दोगे?
कर सकते हो क्या? सोच लो, अगर आपको लगता है कर सकते हो तो बताओ। तो क्या इसका प्रूफ करना सही है? लेकिन हाँ एनसीईआरटी वाला भाई देख लेना, है ना, या सॉलिड एंगल पढ़ा के हम भी बता देंगे एक बार कैसे प्रूफ किया। रीजन बीइंग की बोर्ड में पूछ सकता है ना। तो हम इतने बड़े आदमी नहीं है कि गॉस लॉ प्रूफ कर दें, ठीक है, जो बड़े लोग हैं वो कर दिए, बट नहीं करने का रीजन यही है कि ये दोनों फील्ड कंसिस्ट करता है। दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया? दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। हेलो, 15 मिनट रुक जाइए, ठीक है। दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ना कि सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो इसको तो प्रूव करना पॉसिबल है ही नहीं। हाँ, इसको फैराडे से थोड़ा समझ सकते हैं हम, है ना, इसको फैराडे से थोड़ा समझ सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव इट, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव इट, ठीक है। तो यहां तक की सारी बातों को लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए कि क्यों नहीं प्रूव कर सकते। गॉस लॉ यही है, गॉस लॉ बोलता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इन क्लोज, जो अंदर चार्ज है, बाहर वाले चार्ज का कोई फर्क नहीं होगा फ्लक्स पे, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दोनों को कंसीडर कर रहा है, जिसका चर्चा थोड़ा सा हम फील्ड लाइन में किए हैं, ठीक है, पक्का। तो यहां तक जल्दी से नोट करो। इधर देखो, पहला चीज आप देख रहे होगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस जो गॉस लॉ में आया है, दैट इज क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें देख रहे हो कि इसमें किस थैले में बंद है, किस क्लोज सरफेस में बंद है, वो तो पता ही नहीं चल रहा। वो तो किसी भी शेप का हो सकता है ना, लेकिन इस साइड से तो देखो थैले के शेप का, साइज का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हमको तो नहीं फर्क दिख रहा, आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा है? अबे ये चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रहा है, विच इज कांस्टेंट, है ना। मतलब अगर क्यू चार्ज लेंगे और उसके चारों तरफ किसी भी शेप का थैला रख देंगे, फ्लक्स हर केस में क्या होगा? सेम। लेकिन वो क्यू चार्ज उस थैले के अंदर होना चाहिए। ये कैसे प्रूफ करोगे? तुरंत प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ क्या? फैराडे से समझ सकते हैं, प्रूफ करना तो बोलना ही गलत है। ध्यान से देखो, अगर इस केस में फ्लक्स कितना कैलकुलेट किए, देखो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे, इसीलिए ये हम पहले खुद से करवाए आप, है ना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आप खुद से किए हो ना फ्लक्स। अच्छा, फ्लक्स मतलब क्या है? फैराडे के टर्म में बात करें तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया। अच्छा, यहाँ पे सारा फील्ड लाइन इस एरिया को अंदर से बाहर की तरफ क्रॉस कर रहा है, तो फ्लक्स कैसा रहा होगा? पॉजिटिव रहा होगा। अच्छा, पहले तो हमको ये देखना है कि ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता, शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो n फील्ड लाइंस गुजरा, कितना है ना, या गिनो कितना कितना ड्रॉ किया है, गिन के बताओ तो। मान लो 12 फील्ड लाइन की है, तो 12 एन फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है। एक हथौड़ा उठाए और ढप से यहां मार दिए। मान लो ये सरफेस मेटेलिक सरफेस था, मेटेलिक तो बोलना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि फिर फील्ड का इफेक्ट बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक हथौड़ा लिए, इसको ढप से यहाँ पे पिचका दिए और ये सरफेस बन गया ऐसा। बिल्कुल ध्यान से देखना,
ये सरफेस बन गया ऐसा, ठीक है। अब बताओ इस सरफेस से कितना फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है? उतना ही। फील्ड लाइन का नंबर में कोई चेंज आया? अरे आया? नहीं आया। मतलब इसके शेप के बदल जाने से हम, मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा सर साइज पे फर्क पड़ता है क्या? साइज से चेक कर लें। हम बोले एक छोटा स्फीयर ले लेते हैं ऐसे, जिसके अंदर ये क्यू चार्ज है, इससे कितना फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है? 12n। 12n अरे कर रहा है, 12n फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है। अगर 12n फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है दैट मीन्स फ्लक्स अभी भी वही रहा। तो बताओ शेप एंड साइज का मतलब होना भी चाहिए फॉर्मूला में, नहीं है। और पिचकाना, हथौड़ा उठाओ 10 जगह पिचका दो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि क्यू चार्ज उससे बाहर निकल के ना आ जाए, पहला चीज। दूसरा चीज को फैराडे से समझते हैं कि सर क्यू इन ही क्यों, सिर्फ अंदर वाले चार्ज का है इंपॉर्टेंस है, बाहर वाले चार्ज का इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है? तो ध्यान से देखो, जो चार्ज अंदर पड़ा हुआ है, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये नेट फ्लक्स बाहर की तरफ है, देखो हर जगह, अरे है ना, अरे है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज है Q तो इसके कारण फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव फ्लक्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि हर जगह एरिया वेक्टर इसके बीच का एंगल क्या है? एक Q टेप पे मार देंगे एक घूसा मुंह में, एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 0 है। अबे एक क्यूट है, यहाँ पे मान लो एरिया वेक्टर ऐसे है, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे है, एक क्यूट है ना बे। सिखाए ना कि अंदर से फील्ड लाइन बाहर जा रहा हो तो पॉजिटिव फ्लक्स होता है, तो यहाँ पे कैसा फ्लक्स है? पॉजिटिव। उसी तरह अगर अंदर वाला चार्ज निगेटिव है तो फील्ड लाइन ऐसे आ रहा होगा चार्ज की तरफ, अरे आ रहा होगा, तो फ्लक्स टोटल कैसा हो जाएगा? निगेटिव। या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव। अब मान लो ये क्लोज सरफेस है और चार्ज बाहर है, हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, कोई मत बोलना कि सर प्रूफ कर दिए गॉस लॉ को, समझा रहे हैं फैराडे से। तो देखो इससे जो फील्ड लाइन जाएगा वो एक जगह अंदर जा रहा है, मतलब निगेटिव फ्लक्स, और फिर तो नेट फ्लक्स। इसलिए भी बोल सकते हैं कि सिर्फ कौन सा चार्ज इंपॉर्टेंट है? जो अंदर है, जो अंदर है। अच्छा अभी ये साइड कैलकुलेट करना आपको नहीं सिखाए हैं, ये मत सोचना, अभी बस एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये साइड कैलकुलेट करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना, वो अगले क्लास का हिस्सा होगा। हम आपको कुछ खास बात बताए। पहला कि गॉस लॉ जो होता है उसको डिराइव करना तो मेरे हिसाब से गलत है। रीजन बिंग की बहुत सारे किताब वाले डिराइव कर दिए, आपके एनसीईआरटी में भी डिराइव कर दिया। तो भाई जब आप सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े हो और यहाँ पे ये जो फील्ड है ये दोनों फील्ड को कंसिस्ट करता है, वेदर इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो दोनों के लिए वैलिड है। तो भाई कैसे प्रूफ कर दिया आप? और दूसरा कूलम्स लॉ को बेसिक लेके गॉस लॉ को प्रूफ कर रहे हो, है ना। तो अगर आप इतने होशियार हो तो शायद मैक्सवेल की जगह आपका नाम होता, ठीक है। बट बड़े लोग कर देते हैं छोटी मोटी गलतियां तो चलते, है ना, हम लोग नहीं कर सकते, है ना, हम लोग छोटे लोग हैं। मजाक नहीं करें, सीरियसली बोलना, ठीक है। ये नहीं कि हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने क्या करा है, गलत नहीं हम बोल रहे हैं, उन्होंने जो प्रूफ करा है दैट प्रूफ इज ओनली वैलिड फॉर द रियल्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, and also for their proof they have considered Coulomb's law as the fundamental law। समझ में आया? समझ में आया? बट Coulomb's law फंडामेंटल लॉ नहीं है, क्योंकि मैक्सवेल के 4 इक्वेशन में उसको कोई जगह नहीं मिली है, कोई हैसियत नहीं है उसकी, ठीक है। बट हाँ एनसीईआरटी में किया हुआ है, बोर्ड में पूछ सकता है, ठीक है।
तो ये समझ जाइए, थोड़ा सा ध्यान से इस पे काम कीजिएगा। अगला गॉस लॉ क्या बोलता है? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में दोनों का फ्लक्स आ रहा है, किसका किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। हाँ, अब इसके बाद, अभी के बाद लगातार 2-3 महीना उस पर बात नहीं होगा, 2 महीना, है ना? फिर जब EMI पढ़ेंगे तब उस पर बात होगा, ठीक है? तो अभी हम सिर्फ इतना जानते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्योंकि एक और ऐसा ही यूनिवर्सल कांस्टेंट, फंडामेंटल कांस्टेंट आने वाला है म्यू नॉट मैग्नेटिज्म में, जिसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ में आया? तो उसके लिए परेशान नहीं होना। थोड़ा थोड़ा इसको फैराडे से समझाने का कोशिश किए कि शेप एंड साइज क्यों नहीं इंपॉर्टेंट रख रहा। देखो, उस गोले को पिचका दो, छोटा कर दो, फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर ये भी समझाने की कोशिश की कि सिर्फ बाहर वाला चार्ज बाहर वाला चार्ज इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, सिर्फ अंदर वाला चार्ज इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी समझा दिए। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया? पक्का सारा पॉइंट अच्छे से अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में लिख लो। बाद में मत बोलना कि सर आप तो बोले ही नहीं थे, है ना? और सीट का जो एक्सरसाइज सीट भी भेज देंगे इलेक्ट्रोस्टैट का, और उसमें से जो जो क्वेश्चन करना हो भी भेज देंगे, ठीक है? अब ट्राई करना शुरू कीजिए, ठीक है?